हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पीड़ित जो है किसी तरह से प्रतिरोध नहीं कर पाता, उसके पास कोई चारा नहीं होता, तब वो स्वयं अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसी को उजागर करते हुए कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है एक प्रतिशोध ऐसा भी। सुबह से बहुत आलस आ रहा था। ढेरों जमुई आ रही थी। कारण था कुछ काम का ना होना। सुबह 11 बजे से आकर चैम्बर में बैठी थी। डायरी आज की तारीख में लगभग खाली पड़ी थी। एक दो सिविल प्रकरण थे जिनमें सिर्फ तारीख बढ़नी थी, सो ऊब आना तो स्वाभाविक था। सोच ही रही थी कि पड़ोस के चैम्बर में जाकर चाय के बहाने गपशप की जाए। तभी कुछ पुलिसकर्मी एक ग्रामीण महिला के साथ आते दिखे। उनमें महिला पुलिसकर्मी भी थी। इत्तेफाक से उन लोगों ने उस ग्रामीण महिला को मेरे चैम्बर के बगल में ही बिठाया और कुछ लोग कोर्ट इंस्पेक्टर के ऑफिस की ओर बढ़ गए थे। मैंने महिला पुलिसकर्मी से पूछा था कि क्या मामला है। उसने बताया था कि इसने अपने बेटे की हत्या कर दी। मैं अवाक थी। मैंने कहा था कि सौतेला बेटा था क्या? उसने ना में सिर हिला दिया था। काफी समय तक कागजी कार्रवाई चलती रही थी। पुलिसकर्मी इधर से उधर आते जाते रहे थे। तब मैंने चाय मंगाई थी और उस मुलजिम महिला को भी चाय ऑफर की थी। उसने चाय पीने से इनकार कर दिया था। सिर्फ पीने के लिए पानी मांगा था। महिला पुलिसकर्मी ने उसे पानी लाकर दे दिया था। महिला पुलिसकर्मी आपस में बैठकर बातें करने लगी थी, परंतु मैं अपने मानसिक झंझावात को किसी तरह से नहीं रोक पा रही थी। मैंने मुलजिम महिला से उसका नाम पूछा था, तो भी उसका जवाब मौन था। मैंने उससे कहा था, तुम्हारे साथ कोई अन्याय ना होने पाए इसलिए पूछ रही हूँ। आमतौर पर हमारे यहाँ औरतों के साथ अन्याय होने की संभावना बनी रहती है। तुम मुझे बता सकती हो कि सच्चाई क्या है? उसके सपाट चेहरे के भाव बदले थे। उसने दांत भींच लिए थे और फिर गला फाड़ कर रोई थी। शांत मूर्ति बनी प्रतिमा खंडित हो गई थी। मैंने मुंह धुलाकर उसे अंदर बिठा लिया था। कुछ देर बाद मैंने उससे पुनः कहा था कि अगर वो चाहे तो मुझे सब कुछ बता सकती है। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। वो अगर चाहेगी तो मैं बिना पैसे लिए उसका केस भी लड़ूंगी। उसने कहा था कि उसे वकील नहीं चाहिए। मैंने कहा था कि उसे सरकार की तरफ से निःशुल्क वकील भी मिल सकता है, परंतु उसने सिर हिला दिया था। मैंने अपना रुख पलटते हुए कहा था, तुम कैसी मां हो? अपनी ही संतान की हत्या? 9 महीने तक कोख में पाला और फिर उसी संतान की हत्या? तुम तो निर्मम हत्यारी हो। मां कहलाने के काबिल नहीं हो तुम। हाँ हाँ मां कहलाने के काबिल नहीं हूं, हत्यारी हूं। कहते हुए अपने सीने पर उसने बेतहाशा घूंसे बरसाए थे। मैं हतप्रभ थी। फिर भी मैंने धीरे से पूछा,
बेटे का क्या अपराध था? उसे क्यों मारा? उसने ठहर कर जवाब दिया था, उसका सबसे बड़ा अपराध यही था कि वो उस बाप का बेटा था। वो दीवार पर अपना सिर धीरे धीरे पटकती रही थी। कुछ समय तक मैंने उसे शांत रहने दिया था। फिर धीरे से कहा था, मुझे सब कुछ बता दो, मन हल्का हो जाएगा। और उसने मुझे जो कुछ बताया था वो ये था कि उसके पति ने अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बना रखे थे। बहू राजरानी की तरह सास पर हुक्म चलाती थी, ससुर पर तो उसका नियंत्रण था ही। साथ ही खेती बाड़ी से हुई पूरी आमदनी पर उसका अधिकार था। लड़का बहुत सीधा था और पड़ोस के कारखाने में काम करने सुबह सुबह चला जाता था और रात को ही लौटता था। उसे भी गांजे की लत थी। उसने हिचकियां ले लेकर रोते हुए बताया था कि बात इतनी सी होती तो भी मैं भाग्य का लिखा समझकर उसे सह जाती, लेकिन वो दोनों मेरे सामने ऐसा कुछ करते थे जो मुझे तिल तिल कर मारता था। वे अपने बिस्तर की चादर मुझसे बिछवाते थे, न करने पर मारपीट करते थे। मेरा पोर पोर उनके प्रति घृणा में डूबा था। मरना चाहती थी, लेकिन उसके पहले उन्हें सजा देना चाहती थी। ऐसी सजा जिसे पाकर वो जीवन भर तड़पता रहे। इस बीच मैंने टोक कर पूछा था, लेकिन बेटे ने क्या किया था? बेटा अपने बाप के जिगर का टुकड़ा था। उसे खोकर वो जिंदगी भर तड़पेगा, उसने स्थिर स्वर में जवाब दिया था। और तुम्हारा बेटा था वो। मैं पहले भी जिंदा नहीं थी, अब मौत का इंतजार करूंगी, उसका जवाब था। नमस्कार।